हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद फ़ाइक, जो कि आपको वेलकम करता है आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्रोफर पे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। हम बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, लेकिन एलिमेंट्स में कुछ बातें रह गई थी जो हम अभी डिस्कस करते हैं और साथ कोशिश करते हैं कि कंपाउंड को भी स्टडी कर लें। अच्छा, एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैटर का वो प्योर फॉर्म जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट में फिर हम मज़ीद अंडर डीप जाके देखा तो हमें एटम्स नज़र आए, यानी स्मॉल पार्टिकल्स नज़र आए, जिसे हमें फिर एटम का नाम दिया। और हमने ये बात भी डिस्कस की कि जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी उन एलिमेंट्स में मौजूद एटम्स तो आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट्स में मौजूद एटम से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है और बाकी जो बच जाते हैं वो आर्टिफिशियल हैं। ठीक है। इन तमाम 118 एलिमेंट्स को एक टेबल में क्या किया गया है, तरतीब दिया गया है। दे आर अरेंज्ड इन अ टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इनको एक टेबल में तरतीब दिया गया है। तो एलिमेंट्स का एक टेबल है। ठीक है, एलिमेंट्स का एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है। तो उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। तो एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। इनको समाना या इन 118 एलिमेंट्स को एक टेबल में तरतीब देना, ठीक है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। यानी मैं अगर हर एलिमेंट का पूरा पूरा नाम लिखूं, हर एलिमेंट का अगर मैं पूरा पूरा नाम लिखूं तो 118 एलिमेंट्स का जब मैं नाम लिखूंगा तो वो टेबल कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो जो टेबल मौजूद है बस इस तरह एक पेज का है, या एक पेज का टेबल है हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक पेज में आप 118 एलिमेंट्स को जगह नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वे तो सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ये इस छोटे से टेबल में कैसे आ गए। ठीक है, तो जब साइंसदानों को ये लगा कि ये 118 के 18 एलिमेंट्स हैं, इनको हम इस पूरे पीरियोडिक टेबल, इस टेबल में हम इनको कैसे समाएंगे, ये उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर एक का पूरा पूरा नाम लिखना, ठीक है, तो उनके लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए बर्जीलियस ने 1814 में ये मशवरा दिया कि इन बड़े बड़े नाम लिखने की बजाय अगर आप इन एलिमेंट्स के जो पहला लेटर है उसको कैपिटल लेटर्स में लिख लें, तो ये क्या करेगा, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का सिंबल कहलाएगा। ठीक है, यानी फर्ज करें आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, तो आप क्या करो, इसका ये जो पहला जो लेटर है इसको कैपिटल कर दो, तो ये जो सी है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो सी हमने लिया है जो कि इस पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, ये सिंबल कहलाता है। ठीक है, तो ये बात सबको बहुत पसंद आई कि ये नहीं, बर्जीलियस ने कहा कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो बस उसका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर दो, तो वो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये उस एलिमेंट का फिर सिंबल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक दूसरा एलिमेंट है कैल्शियम, तो इस कैल्शियम का भी जो पहला वर्ड है वो भी सी है।
लेकिन ये सी तो ऑलरेडी एक दफ़ा यूज़ हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा यूज़ करूँगा तो ये तो कन्फ्यूजन पैदा कर देगा कि मैं कार्बन की बात करूँ या कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। तो फिर इस अंदाज में हम क्या करते हैं कि जब एक दफ़ा एक वर्ड यूज़ हो चुका होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसका कैपिटल लेटर तो ले लेते हैं, कैपिटल लेटर तो हम ले लेते हैं, लेकिन उस एलिमेंट के स्पेलिंग में से कोई से भी दूसरा वर्ड उठा लेते हैं और वो इसके साथ लगा देते हैं। तो अब ये जो बन गया, लेकिन ये जो दूसरा वर्ड लगाते हैं ये पहले से लगे हुए हैं, ये हम नहीं लगाते, ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती। ये पहले से ही साइंसदानों ने उन एलिमेंट्स के स्पेलिंग में से कोई वर्ड उठा के उस कैपिटल लेटर के साथ लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये कैल्शियम का सिंबल बन गया। यानी अब हमें पूरा कैल्शियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर हम CA भी लिखें तो भी हमारे लिए काफ़ी है। इसी तरह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चले हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन, इसके लिए सिर्फ H, नाइट्रोजन इसके लिए सिर्फ N। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम के लिए हम Mg का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सल्फ़र के लिए S का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि पहला वर्ड को यूज़ करते हैं, पहले वर्ड को, और अगर वो कैपिटल लेटर या पहला लेटर किसी भी एलिमेंट का अगर एक दफ़ा यूज़ हो जाए और दूसरे एलिमेंट में भी वही कैपिटल लेटर आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट के स्पेलिंग में से किसी एक वर्ड को इसके साथ लगा देते हैं, तो वो उस एलिमेंट का सिंबल बन जाते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके नाम से ज़्यादा मुशाबिहत नहीं रखता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, मुशाबिहत नहीं रखते अपने नाम से, ठीक है। यानी अगर आप कॉपर की बात करें, कॉपर, तो कॉपर का जो सिंबल है वो Cu है, इसमें आपको यू कहीं भी नहीं नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप गोल्ड को देखें, गोल्ड, उसका जो सिंबल है वो Au है, बिल्कुल मुख्तलिफ। इसी तरह आप आयरन को देखें, वो Fe है। तो ऐसा क्यों है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके नाम से टाकरा नहीं खाता, मज़ा नहीं देता कि यार ये कैसे इसका सिंबल हो सकता। वो एक्चुअली क्यों ऐसा होता है, ये जो नेम्स हैं ये आए होते हैं ग्रीक नेम्स से। किससे, ग्रीक नेम से, यानी यूनानी नाम से आए होते हैं। यानी यूनान में उनको जिस लफ्ज़ से पुकारा जाता है, ग्रीस में उन एलिमेंट्स को जिस नाम से पुकारा जाता है उनके नाम पे ये नाम रखे गए, ये सिंबल्स उनके रखे गए। यानी कॉपर की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक में यानी यूनानी ज़ुबान में कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं, क्यूप्रम। तो ये क्यूप्रम यहाँ से निकला है। इस तरह जो गोल्ड है ग्रीक ज़ुबान में इसको औरम कहते हैं, औरम, ठीक है। आयरन को फेरम कहते हैं, फेरम। तो इनकी जो नेम्स हैं, इनकी जो सिंबल्स हैं वो इनके ग्रीक नेम्स के साथ मुशाबियत खाते हैं। तो हम कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, उनके ग्रीक नेम्स से आए। ये कौन से नेम हैं, ग्रीक नेम्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रीक से आए, लेकिन इसमें एक है लैटिन से भी आए, लातीनी ज़ुबान से। कुछ ऐसे हैं जो लातीनी ज़बान से आए हुए हैं, कुछ ग्रीक से आए हुए हैं। हम बिल्कुल स्पेसिफिकली ग्रीक नहीं कह सकते, कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो लैटिन से आए हुए हैं।
तो जो बाज़ औक़ात ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ क्या होता है, जिनका जो सिंबल्स का ताल्लुक़ होता है वो उनके इंग्लिश नेम से नहीं होता है बल्कि उनके ग्रीक नेम से होता है। ठीक है, यानी कई सारे एग्जांपल है। सोडियम हो गया, सोडियम को हम नेट्रियम कहते हैं, यानी चलिए सोडियम का भी नाम लिख देते हैं। सोडियम हम सोडियम कहते हैं लेकिन इसका ग्रीक नेम नेट्रियम है। ठीक है, नेट्रियम, सिंबल इसका Na है। तो कई सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। प्रोडक्ट टेबल में 10-12 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके ग्रीक नेम से मुशाबिहत खाता है। ठीक है, तो ये था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट फंडामेंटल यूनिट एटम कहा जाता है, और फिर एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, बल्कि सिंबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल एक इंग्लिश नेम से डिराइव है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल ग्रीक नेम से डिराइव है। और इसका तरीका क्या है कि कोई भी एलिमेंट आप लें, उसका जो पहला लफ्ज़ है, ठीक है, उसके पहले लफ्ज़ को कैपिटल कर दें तो बस वो कैपिटलाइज्ड वर्ड उस पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर अगर वो कैपिटलाइज्ड वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट्स के स्पेलिंग में से कोई सा भी लेटर उठा के उसके साथ स्मॉल लेटर्स में लगा देते हैं। ये बात याद रखें, स्मॉल लेटर्स में लगा देते हैं, स्मॉल लेटर्स में लगा देते हैं और वो क्या बन जाता है, उस एलिमेंट का सिंबल बन जाता है। ठीक है, चले अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपाउंड पे। ठीक है, कंपाउंड थोड़ा सा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा बातें नहीं है जितनी कि इस एलिमेंट में ज़्यादा बातें थी। ठीक है, कंपाउंड ये भी क्या है कि एलिमेंट की तरह ही है, लेकिन जब कई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएं, केमिकली कंबाइन हो जाएं, तो उसे फिर हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम पढ़ रहे थे कि एक मैटर है, मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसे सब्सटेंस कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म। तो अगर ये सब्सटेंस क्या है, डिविजिबल है, क्या है, डिवाइड हो सकता है, डिवाइडेबल, तो फिर उसे हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जो डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और जो डिवाइड हो सकता है उसे कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये एक कम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएं आपस में तो वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन ये जो कम्बिनेशन की हम बात करें, ये कम्बिनेशन कैसा कम्बिनेशन होता है, केमिकल कम्बिनेशन। देखिए केमिकल कम्बिनेशन किसे कहते हैं, पहले तो ये देख लें कि ए है, बी के साथ रिएक्ट किया और इसने सी बनाया। ये नहीं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करे और कोई तीसरी नई किस्म की चीज़ बना ले जो ना तो इस ए की तरह हो ना बी की तरह हो। यानी ए और बी आपस में फ़र्ज़ करे कंबाइन हो गए, ये 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो गए और इन्होंने एक ऐसी चीज़ बना ली जो कि ना इस ए की तरह ना बी की तरह, एक नई चीज़ बन गई। तो इस किस्म की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें एक नई चीज़ बन जाती है, हम केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं। इसके बरक्स होती है फिज़िकल कम्बिनेशन। फिज़िकल कम्बिनेशन में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें ए और बी है, इन्होंने जेड बना लिया, लेकिन ये जो जेड है इसमें इस ए की भी क्वालिटी होंगी, इस बी की भी क्वालिटी होंगी, ठीक है ना।
और नुमाया महसूस होंगी। यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे ए ने बी के साथ रिएक्ट किया तो एक नई चीज़ बन गई थी जो ना ए की तरह थी ना बी की तरह थी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बनी है वो ए की तरह भी दिखती है और बी की तरह भी दिखती है। ठीक है, तो इस किस्म की कम्बिनेशन को हम फिजिकल कम्बिनेशन कहते हैं। कौन सी कम्बिनेशन? फिजिकल कम्बिनेशन। तो हमारे पास जब कंपाउंड बनता है, हमारे पास जब कंपाउंड बनता है तो वो किस चीज़ से बनता है? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स, टू या मोर देन टू एलिमेंट्स। ये क्या किस चीज़ से बनता है? थ्रू केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। इन एलिमेंट तो खुद डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए, अलग अलग नेचर के भी हो सकते हैं, सेम नेचर के भी हो सकते हैं। इन ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने क्या बनाया कि ये एलिमेंट्स हैं, ये केमिकल कम्बिनेशन के थ्रू जब कंबाइन हो गए तो इन्होंने कंपाउंड बना दिया। और इस कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं, यानी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इनको हम इन एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। इसको अगर मैं तोड़ दूँ तो ये एलिमेंट अलहदा हो जाएगा, ये अलहदा हो जाएगा, ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम तोड़ सकते हैं। ये क्या है? मैटर की एक ऐसी प्योर फॉर्म है जिसे हम तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि ये बना होता है मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स से, या सेम किस्म के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये बना होता है एलिमेंट की कम्बिनेशन से। कौन से कम्बिनेशन से? केमिकल कम्बिनेशन से। एलिमेंट्स की केमिकल कम्बिनेशन से ये चीज़ बनी होती है। ठीक है, तो फिर इसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। इनको हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं जिन एलिमेंट से ये मिलके बना हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी आसान एग्जांपल H2O है। ये क्या है? एक कंपाउंड है। क्या है? एक कंपाउंड जो किन किन चीज़ों से मिलके बना है? हाइड्रोजन से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, तो ये देखिए, हाइड्रोजन खुद के लिए एक एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन खुद के लिए एक एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन खुद के लिए एक एलिमेंट। तो ये तीनों एलिमेंट्स जब कंबाइन हो गए, जब कंबाइन हो गए, कैसे कंबाइन हो गए? केमिकली कंबाइन हो गए। यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है, अगर आप अकेली हाइड्रोजन गैस की बात करो तो ये बहुत ख़तरनाक गैस है। ऑक्सीजन तो चलो हमारे लिए सही है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत ही ख़तरनाक गैस है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो देखो कोई नई चीज़ बना ली जो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं बल्कि हमारे लिए ज़रूरी है इस टाइम। यहाँ पे इस फॉर्म में ये ख़तरनाक थी लेकिन इस फॉर्म में ये ख़तरनाक, तो इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल कम्बिनेशन है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब रिएक्ट करती है और जो नई चीज़ बनती है वो ना तो इस पहली चीज़ की तरह होती है ना दूसरी चीज़ की तरह होती है, बल्कि वो ख़ुद के लिए एक अलहदा किस्म की चीज़ होती है। अब ये देखें, यानी हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट, लेकिन वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कंपाउंड है वो क्या है? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, एलिमेंट्स वो क्या करते हैं? केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और एक नई चीज़ बना देते हैं। तो इस चीज़ को हम कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी बात भी याद रखें, यहाँ से हम इस चीज़ को डिड्यूस कर सकते हैं कि जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट से जिन एलिमेंट से ये बना हो। डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज मेड। यानी एक कंपाउंड जिन एलिमेंट से कंबाइन होके बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट से मुख्तलिफ होगी जिनसे वो बनता है। एक एलिमेंट के जो
प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दूसरे एलिमेंट की दूसरी किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जो एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसमें फिर इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, उसमें फिर खुद की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। कंपाउंड्स में एक दूसरी बात भी याद रखें कि इसमें जो रेशो होता है एलिमेंट्स का वो फिक्स्ड रेशो होता है, आप इसके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर आप गड़बड़ करोगे इसकी रेशो के साथ तो वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। यानी एलिमेंट्स जो कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, उनकी जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड हैव फिक्स्ड रेशो, यानी जिन एलिमेंट्स ने मिलके एक कंपाउंड बनाया होता है, जिन एलिमेंट्स ने मिलके कंपाउंड बनाया होता है, उनकी जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं H2O की बात करूं, H2O, तो इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये तीनों एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाया ना, लेकिन इसमें क्या है कि हमेशा जब भी आप पानी लोगे या पानी का कंपाउंड है जब भी आप लोगे तो इसमें आपको हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नज़र आएगा। कभी इस तरह नहीं होगा कि इसमें 3 हाइड्रोजन या 2 ऑक्सीजन होंगे, नहीं, हमेशा जब एक कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशो से बनता है। एक कंपाउंड जो कि एलिमेंट्स से मिलके बनता है वो उन एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशो से बनता है। अगर अब मैं इसमें 1 ऑक्सीजन मज़ीद बढ़ा दूं तो अब ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है कुछ और, जिसमें क्या है 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन है। तो अब ये कंपाउंड अलग है, ये अलग किस्म का कंपाउंड है, ये कुछ और बन गया, इसको हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कहने का मकसद कि जब भी एक कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशो में होते हैं, एक फिक्स रेशो में होते हैं, उस रेशो से ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। और अगर कम या ज़्यादा होंगे तो फिर वो कंपाउंड नहीं बनेगा जो हम चाहते हैं, कुछ और ही बनेगा। यानी फ़र्ज़ करें मुझे वाटर बनाना है तो फिर मुझे उसको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही देना होगा। अगर इसको मैं 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन दूं तब भी वाटर नहीं बनेगा, या अगर इसको मैं 1 हाइड्रोजन दूं 3 ऑक्सीजन दूं फिर भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड के बनने के लिए एक ख़ास किस्म का रेशो एलिमेंट्स को होना चाहिए, एक फ़िक्स रेशो एलिमेंट्स को होना चाहिए। वो क्या है कि 2 हाइड्रोजन दो और 1 ऑक्सीजन दो, ठीक है।